सर जय और वीरू कह सकते हैं इसलिए क्योंकि हमारी जर्नी जो है साथ में शुरू हुई थी। साथ में हम अपना एक पैशन लेकर आए थे कि हमें साथ में ही सिलेक्शन पाना है। कि अगर आज तुम्हारे जो जहाँ तुम इंस्टीट्यूट में पढ़ रही हो सिलेक्शन अड्डा का ये सपोर्ट ना होता कि इवन हॉलीडेज़ में भी छुट्टी नहीं मिलनी है हम लोग को, सर बुला रहे हैं। सर भी आप लोग भी कॉन्स्टेंट लगे हुए हैं कि नहीं छुट्टी नहीं देनी है, 4-4 5-5 घंटे की क्लास लेनी है, कंटिन्यूअस प्रैक्टिस बैचेस चलाने हैं। मैं अपने सारे स्टूडेंट्स के लिए बोलूँगा कि मैं शब्द हूँ, तुम अर्थ हो और तुम दिन मैं व्यर्थ। तो उसके लिए सर जितना आप लोग बोलते हैं हमेशा और करना तो सर सिर्फ उतना ही है जितना आप लोग सेम डे ही मैथ्स का जब एनालिसिस कर रहे हो अगर उस टाइम नहीं आ रहा है तो उसी दिन स्क्रीनशॉट लेना और उसी दिन सर से पूछना है क्योंकि सेम डे क्लियर होता है तो वो फिर आगे डाउट नहीं बढ़ेगा। और सर भी ऐसा नहीं है कि बताते नहीं है, सेम डे वो बताएंगे अगर आप उनके पास जा रहे हैं पूछने। शोले मूवी तो आपने देखा होगा, देखा नहीं होगा तो सुना होगा, जरूर से जरूर सुना होगा। शोले मूवी में एक गाना है बड़ा ही फेमस कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ न छोड़ेंगे। ये तो थी जय और वीरू की रील की कहानी, लेकिन आज रियल कहानी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। एक ऐसी रियल स्टोरी, एक ऐसी रियल कहानी और एक ऐसी दोस्ती, शायद ये दोस्ती एक दूसरे के लिए नाज है, ये दोस्ती एक दूसरे के लिए गुरूर और सम्मान है, ये दोस्ती जिसकी अपेक्षा और जिसके बारे में शायद लाखों लोग सोचते हैं और ऐसी अपनी दोस्ती को सजोए जा रहे हैं। लेकिन उस सजोने के बाद उस खूबसूरत सी दोस्ती को एक नाम देना और उस खूबसूरत सी दोस्ती को एक ऐसे मुकाम पे ले आना शायद ही बहुत कम लोगों को नसीब होता है। तो आज ऐसे ही सिलेक्शन अड्डा के दो जाबाज शेर, दो शानदार बच्चों से आप लोग को मिलाते हैं जिन्होंने इस दोस्ती की परिभाषा को एक अलग तरीके से परिभाषित कर दिया है। तो मिलते हैं सिलेक्शन अड्डा के जय और वीरू से। नमस्ते बेटा। थैंक आ, अर्पिता नाम इनका रियल अर्पिता और रिया है, लेकिन अर्पिता और रिया को मैंने जय और वीरू का नाम दिया है। ये नाम आपको क्यों दिया गया? सर जय और वीरू कह सकते हैं इसलिए क्योंकि हमारी जर्नी जो है साथ में शुरू हुई थी। साथ में हम अपना एक पैशन लेकर आए थे कि हमें साथ में ही सिलेक्शन पाना है। हर चीज़ें साथ में कह सकते हैं प्री, फिर मेंस, फिर इवन इंटरव्यू भी हम साथ में देने गए। हमारी लाइफ का पहला इंटरव्यू था आरआरबीपीओ का जिसमें हमने साथ में अपीयर किया। साथ में ही ट्रेन से गए, साथ में हम लोगों ने ड्रीम प्लान किया कि हम लोग को सिलेक्शन साथ ही लेना है और जैसे होता है ना कि भगवान भी साथ सुनते हैं कि ये दोनों साथ में लगी हैं तो इनको साथ में ही देना है। तो उन्होंने इवन बैंक भी सेम दिया है, बड़ौदा यूपी दोनों को मिला है और आज भी इवन ऐसे ही जर्नी हमारी चलती रहेगी आगे यही। और आज साथ दोनों लोग इंटरव्यू भी दे रहे हैं, एडमिशन भी साथ हुआ था। हाँ सर, एडमिशन में साथ ही हुआ। चले अपनी बारी में दोनों लोग अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। दोनों लोग स्टार्ट करते हैं रिया से। सर मेरा नाम रिया पांडे है और सर मैंने अपनी स्कूलिंग लिविंग क्रिश्चियन स्कूल से की थी। हम दोनों ने सर वहीं से किया है, दोनों ये स्कूल फ्रेंड्स हैं। फिर उसके बाद से हम लोग ने अपना ग्रेजुएशन भी सर यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से ही किया। वहाँ पे बस कॉलेज डिफरेंट था, उसके बाद से फिर हम लोग साथ में यहाँ पे आए और फिर तब से हैं एक ड्रीम लेके आए थे और सर आप सबके सपोर्ट की वजह से। फाइनली हाँ सर। सिलेक्ट हो गए। यस। हाँ, मेरा नाम अर्पिता श्रीवास्तव है। मेरा आरआरबी प्रयोग के थ्रू बड़ौदा यूपी बैंक में सिलेक्शन हुआ है और मेरा ग्रेजुएशन और स्कूलिंग हमारी साथ में हुई है जैसा कि रिया ने बताया। हम मेरा स्कूलिंग इमिग्रेशन पब्लिक स्कूल से हुआ और मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से बीकॉम किया। जीवन में कभी सोचा था कि दोनों लोग एक साथ सिलेक्ट होगी? सर सोचे तो थे ऐसा और सपना था बट हाँ बिलीव नहीं होता था कि शायद पूरा हो पाए बट सर हो गया। अच्छा, ये पहली बार ऐसा है कि मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ तो दो सिलेक्टेड कैंडिडेट एक साथ पॉडकास्ट पे जुड़े हुए हैं। रिया और अर्पिता, कैसा रहा ये सफ़र? कितने दिन का सफ़र रहा सिलेक्शन अड्डा के साथ? सर 2 इयर्स ऑलमोस्ट 2 इयर्स का हमारा ये जर्नी रही है और काफ़ी अप्स एंड डाउन्स देखने को मिले। बीच में काफ़ी टाइम ऐसा लगा कि हाँ स्किप किया जा सकता है बट आप लोग का जो कांस्टेंट सपोर्ट था, फैमिली का सपोर्ट था और प्लस सबसे ज़्यादा तो हम आपके पास आके काफ़ी बार ऐसे रोना भी हुआ कि सर अब नहीं हो रहा, हमारा ही क्यों नहीं हो रहा है। डांटते आगे रोना बन के जैसे आपका था ना, आपका शुभम सर का कि अरे ऐसे कैसे नहीं होगा, तुम लोग का नहीं होगा तो किसका होगा। तो उससे एक मोटिवेशन रहती थी हमेशा कि नहीं ठीक है होना है। तो फिर साथ में फिर लगे, फिर से प्री दिया, फिर से मेंस दिया। अच्छा, पहला प्री दिया था, हुआ था?
हाँ सर, नहीं सर, आरआरबी का लास्ट ईयर नहीं हुआ था। अच्छा, आरआरबी का पहला प्री नहीं हुआ था, उसके बाद सारे प्री हुए। हाँ, उसके बाद आईबीपीएस का नहीं, मेरा तो क्लर्क भी आईबीपीएस का नहीं हुआ था, इसका हो गया था, तो मेरा रोना हो गया था कि सर मेरा नहीं हुआ। और फिर मैम ने इतना उसको किया कि नहीं आईबीपीएस क्लर्क करूँगी, और आप डाँटे थे बोले कि पहला मेंस है तुम्हारा, अच्छे से फोकस रहो। इस बात का डर रहा है कभी कि अगर एक सिलेक्ट हो जाएगा तो क्या होगा? हाँ सर, कांस्टेंट रहा है सर, ये हमारा हमारा ये था कि जो हो साथ में रात में, एक का ना हो, दोनों का उसमें के लिए मतलब ये आगे निकलने का तो नहीं था, बट ये रहता था कि साथ में हो हमेशा, एक दूसरे हाँ, एक दूसरे को पीछे करने के लिए कभी नहीं सोचते। अलग-अलग जगह पर सिलेक्शन हो, बट हाँ, साथ में सिलेक्शन हो, क्योंकि कोई एक भी रह जाता ना, कि जिसका होता उसको भी दुःख होता। अच्छा, ऐसा नहीं लग रहा है कि थ्री इडियट वाली कहानी हो जाती है, एक लोग सेलेक्ट हो जाते हैं, एक लोग रिजेक्ट हो जाते हैं, तो यही बात होती कि अगर दोस्त रिजेक्ट होता है तो दुःख होता है, लेकिन जब सेलेक्ट होता है तो बहुत ज़्यादा दुःख होता है। अच्छा, अर्पिता और रिया, अच्छा, अगर मैं बात करूं इन लोगों से तो प्यारे बच्चों, ये दोनों के दोनों फाइनली साथ में तो सेलेक्ट हुए, लेकिन अगर इनके पेरेंट्स का भी कोऑर्डिनेशन देखा जाए तो लगभग साथ रहा है। हाँ, हम लोग जब भी सेंटर पे गए हैं तो दोनों पेरेंट्स एक ही साथ मिले हुए हैं, ट्रेन में भी सर पापा, अंकल साथ में हम लोग थे। सब के सब, मतलब वो सब सेंटर तक जाते थे। यस सर, मेरे पापा हमेशा मतलब उन्होंने कभी मुझे अकेले भेजा ही नहीं। मैंने बोला भी कि मैं जा सकती हूँ, बट नहीं कि मैं चलूँगा, वो वहीं वेट भी करते थे, चाहे 1 घंटे का हो प्रीलिम्स हो, चाहे मेंस हो 3 घंटे का, वो वहीं वेट करते थे कि हो जाएगा फिर साथ में ही लेकर जाएँगे। तो हमेशा साथ ही गए, इवन इंटरव्यू के टाइम पे भी हम लोग का था कि हम लोग साथ में जा सकते हैं क्योंकि दोनों को जाना था, बट दोनों के फादर गए थे। मेरे फादर भी, इसके भी फादर गए थे कि नहीं साथ में जाएँगे। अच्छा, फादर के जाने से प्रेशर होता था? तो उनका भी ड्रीम था कि बच्चों का साथ ही सिलेक्शन हो। हमारा तो था ही कि हम लोग साथ-साथ सेलेक्ट हो जाएँ, बट उनका भी था कि दोनों बच्चे साथ ही सिलेक्ट। उन्होंने भी कभी ये नहीं चाहा कि कोई एक हो जाए, कोई एक ना हो। उनका भी था। तुम्हारे पापा का, अर्पिता, मैं मेरे को एक डायलॉग याद है कि मैं बैठा हुआ था उस वाली बिल्डिंग में, तो पापा तुम्हारे आते हैं, तो कहे भाई साहब एक प्रश्न पूछना है, तो हमको भाई साहब बोले कि भाई साहब एक प्रश्न पूछना है। हमने कहा पूछिए, कि ये बताइए, एक बैच तो कंप्लीट हो गया, सीख तो सब गई है, तो दोबारा क्लास आने का मतलब वो टीचर तो वही पढ़ाएंगे ना, फिर से वही तो पढ़ाएंगे, तो फिर क्यों आए कि ना आए, टाइम नहीं लगता, वेस्ट होगा। तो मैंने कहा कि नहीं नहीं, वो जैसा हो रहा है होने दीजिए और लगातार आने दीजिए। फिर उनका एक ही जवाब था, ठीक है हम आप भरोसे छोड़ रहे हैं, जो करना है करिए, सेलेक्ट हो जाएगी तब मिलेंगे। तो फाइनली हाउ हाउ वाज द रिएक्शन ऑफ हिम व्हेन यू गॉट सिलेक्टेड? मेरे पापा तो सर बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत ज़्यादा खुश थे, और सबसे पहले उन्होंने वो थैंकफुल थे, भगवान के लिए भी बहुत ज़्यादा थैंकफुल थे, माता रानी में बहुत विश्वास करते हैं। उसके बाद उन्होंने एक चीज़ ये भी कही कि अगर आज तुम्हारे जो जहाँ तुम इंस्टीट्यूट में पढ़ रही हो, सिलेक्शन अड्डा का ये सपोर्ट ना होता कि इवन हॉलीडेज़ में भी छुट्टी नहीं मिल रही है हम लोग को, सर बुला रहे हैं, क्योंकि सर भी आप लोग भी कांस्टेंट लगे हुए हैं कि नहीं छुट्टी नहीं देनी है, 4-4 5-5 घंटे की क्लास लेनी है, कंटिन्यूअस प्रैक्टिस बैचेस चलाने हैं। तो पापा का यही कहना था कि तुम्हारे सर लोगों ने जो इतने एफर्ट दिए हैं, वो एफर्ट आज दिख रहा है कि फाइनल सिलेक्शन हो गया है, और वो भी इतनी जल्दी, इतनी कम एज में सिलेक्शन हो गया। तो मेरे पापा तो बहुत खुश थे। उनको मतलब एक्सपेक्टेड था कि होगा, सिलेक्शन तो होगा, ये एक्सपेक्टेड था, बट हाँ इतनी जल्दी हो जाएगा। कितनी एज है आप लोग की? तो 20 सर 23। 23। अच्छा, कुछ ऐसी बातें सिलेक्शन अड्डा की जो हम लोगों को ना पता हो, ऐसा अर्पित? सर मेरे लिए तो सर आप सुपर हीरो थे, आप सारे टीचर्स ही। मैंने फर्स्ट टाइम आपको जब विश किया था, मुझे याद है जब मैंने कोचिंग जॉइन करी थी, और तो आपने जैसे हमेशा सबको विश करो ना तो एक रहता था हाँ गुड इवनिंग, मतलब हमेशा सबने यही सब रिप्लाई किया मोस्टली, बट आप थे जो आपने बोला था खुश रहो। तो सर वो मैंने नोट किया था अपने फ़ोन में, और मैं बहुत सी चीज़ें, शुभम सर ने कितनी चीज़ें मुझे बोली, वो हमेशा ये कहा कैसे पूछना है, जैसे मैं रोज़ उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछने चली जाती थी, तो बोले तुम रोज़ एक दूध पानी का क्वेश्चन लेके आ जाती हो। रीज़निंग वाले सर, सौरभ सर, अभिनय सर, सब सर हमेशा सबके बारे में मैंने छोटे-छोटे नोट सारी चीज़ें बनाई है। बट मुझे आपका वो याद है जब पहली बार आपने बोला था खुश, मैंने उसे बहुत बार मैंने मतलब नोट क बनाया है ये चीज़ का, कि आपने कितनी बार मुझे विश किया है, और लगता था कि आप बोल रहे हैं तो भगवान जैसे ऊपर से हम लोग को आशीर्वाद दे रहे हैं कि हाँ हो जाएगा और खुश रहना है, बस करते रहना है। थैंक यू वेरी मच। अगर रिया मैं पूछूं तुमसे, एक एक मतलब कि दो चीजें मैं पूछने वाला हूँ, बेस्ट पार्ट ऑफ सिलेक्शन अड्डा एंड वर्स्ट पार्ट ऑफ सिलेक्शन अड्डा। तो मैं बेस्ट पार्ट पूछता हूँ और वर्स्ट पार्ट दोनों लोगों से पूछूंगा। मैं स्टार्ट करता हूँ, बेस्ट पार्ट क्या रहा?
सर बेस्ट पार्ट तो यही था, आप लोग सर एक-एक बच्चे के लिए मतलब बहुत डेडिकेटेड है। जैसे बच्चे अगर जैसे आप लोग के पास में जाते हैं, तो जैसे और सब कोचिंग्स में इतना बच्चों को याद मतलब नेम नहीं याद होते होंगे लोगों को, और सर जैसे कि बच्चे कितने दिन आए कोचिंग में, नहीं आए, कैसे परफ़ॉर्म करना है, ये सब चीज़ें आप लोग को हमेशा याद रहती है। जैसे शुभम सर क्लास में सर अंदर तक जाके देखते थे कि कौन क्या कर रहा है, कुछ गलत हो रहा है, सामने खड़े हो जाएँ, हम लोग कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, सर खड़े हुए हैं और प्रेशर रहता तब कोशिश करते थे कि सही हो जाए। ये सब चीज़ें सर बहुत इम्पोर्टेंट होती थी, बेस्ट पार्ट था सर। एंड वर्स्ट पार्ट? वर्स्ट पार्ट तो जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि हम लोग को कभी भी छुट्टी नहीं मिलती थी। पहले लगता था कि ये वर्स्ट है, बट आज लग रहा है कि यही बेस्ट। संडेज़ को भी सराहना रहता था, संडे को भी आ रहे हैं, 4-5 घंटा पढ़ रहे हैं, लगता था अरे पूरा संडे चला गया, रेस्ट करने का टाइम नहीं मिला। बट अब लगता है कि नहीं ठीक है, ये बेस्ट था हमारे लिए कि हमने उस टाइम को वेस्ट नहीं किया, क्योंकि घर पे इतनी पढ़ाई नहीं हो पाती। जो पढ़ाई हम लोग यहाँ करते हैं, उसको जाके भले ही फिर आगे रिवाइज़ कर लिया और मॉक दे लिया, ठीक है। बट अगर पूरा दिन संडे घर पे निकाल दिया तो उतनी पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर आना मुझे बेस्ट पार्ट लगता है, और सबसे बेस्ट पार्ट तो मुझे ये लगता है कि मैंने अपनी इस जर्नी के लिए इस इंस्टीट्यूट को सेलेक्ट किया। हाँ सर, बेस्ट डिसीज़न था। सिलेक्शन अड्डा के बिना मुझे लगता है बहुत मुश्किल था, क्योंकि हमारा मतलब मेरा शुरू से इतना ज़्यादा नहीं डेडिकेटेड नहीं था कि मतलब करना ही करना है, बट यहाँ आके लगा कि हाँ, हो जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा मैं स्ट्रेटजी के बारे में बात कर रहा हूँ। देयर मेनी ऑफ द पीपल दे वुड बी जस्ट लुकिंग एट यू गाइस कि आज अच्छा ये कौन सा मेंस था आरआरबी का तुम लोग का? सर आरआरबी का पहली बार ही हम लोग ने अच्छा, पहली बार। लास्ट ईयर प्री भी नहीं निकला था, इस बार प्री मेंस और इंटरव्यू तीन है। मतलब फर्स्ट इंटरव्यू 22-23 साल की एज में कह सकते हैं पहले अटेम्प्ट में सिलेक्ट हो गया, तो इट्स रियली ग्रेट जेस्चर। तो आज जो बच्चे कई अटेम्प्ट के बाद सिलेक्ट होते हैं तो शायद उनके पास बहुत कुछ स्ट्रेटजी बताने को तो नहीं होगा, लेकिन जो बच्चे 1 साल 1.5 साल 2 साल में सिलेक्ट होते हैं शायद उनके पास बहुत कुछ बताने को होता है। तो मैं आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से बहुत सारी स्ट्रेटजी के बारे में पूछूंगा, मैथ्स के बारे में, रीजनिंग के बारे में, जीए के बारे में और इंग्लिश के बारे में। तो मैं एक एक स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आ जाते हैं रीजनिंग के पार्ट पे। रीजनिंग प्री प्लस मेंस कैसे हैंडल किया, क्या किया, क्या करना चाहिए लोगों को, किस तरीके से इम्प्रूव करना है, कौन सा सब्जेक्ट सबसे स्कोरिंग हो सकता है, कौन सा स्कोर को हमको सपोर्ट में लेकर चलना है, कैसे उस स्कोर को टैकल करना है, मेंस में कैसे सब्जेक्ट को हैंडल करना है, ये सब चीज़ें थोड़ा समझाएंगे। तो सबसे पहले रीजनिंग से स्टार्ट करते हैं एक एक करके। सर प्री और मेंस का मतलब रीजनिंग में बहुत वास्ट डिफरेंस है सर दोनों में। ना जैसे कि सर प्री में बहुत मतलब नॉर्मल क्वेश्चंस, बस आपकी स्पीड होनी चाहिए। तो उसके लिए सर जितना आप लोग बोलते हैं हमेशा, और करना तो सर सिर्फ उतना ही है जितना आप लोग बोलते हैं। उससे हम लोग ने मतलब स्टार्टिंग में मैथ्स मतलब 1-2 दिन जब आई तो समझ में नहीं आया। तो 1-2 वीडियोज़ इवन हम दोनों ने देखे, लेकिन समझ में आ गया था सर कि जो भी होना है यहीं से होना है। और वो सब जो भी वीडियोज़ देखते थे सर, जैसे कुछ ही कुछ क्वेश्चंस तक बस होते थे। रीजनिंग में सौरभ सर प्री भी बहुत प्रैक्टिस कराते हैं हाँ। और मेरे से भी काफी कुछ प्रैक्टिस कराते मुझे तो यही लगता है सर, इनिशियली अगर आपने रीजनिंग अपना अच्छे से कर लिया है तो आपको बाद में रीजनिंग पे इतनी फोकस करने की जरूरत नहीं है, बस उसमें स्पीड मेंटेन करने की जरूरत है। मेरी रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, जो सबको मेरे हिसाब से अपना बेस्ट पार्ट लेकर चलना चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें स्कोर किया जा सकता है अच्छे से, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। प्री में तो ऑलमोस्ट 35 करके आने हैं आपको, 35 बना दो, तो ऐसे ही स्पीड बनानी ही है कि 35 के नीचे सोच के मत जाओ, क्योंकि सोच के जाओगे 35 अप्रॉक्स 30 तो होने ही होने हैं। तो रीजनिंग तो हमेशा से प्लस रहा है मेरा। मुझे रीजनिंग के लिए लगता है कि हाँ सर जितना पढ़ाते हैं, अगर इनिशियली आपने उतनी कर लिया है, सर की स्ट्रैटेजी फॉलो कर लिया है, जिस तरह से सर बता रहे हैं उस तरह से अपना मेथड बनाया है, तो रीजनिंग उससे ज़्यादा कुछ है नहीं। मतलब बात है। क्लासेस प्लस प्रैक्टिस। हाँ, क्लासेस प्लस प्रैक्टिस, उसके ऊपर रीजनिंग में कुछ देखने के लिए नहीं, क्योंकि सर ऑलमोस्ट सब कवर कराते हैं। प्री में कितने नंबर आ? सर प्री में अगर स्पेसिफिकली रीजनिंग की बात करें तो ऑलमोस्ट मेरा 30 अबव हमेशा हमारे रहा बस। अच्छा ठीक है। चलो ये तो रीजनिंग का पार्ट हो गया, मतलब प्री अलॉन्ग विद मेंस। मतलब रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको लेकर चलना है, स्कोर कराएगा ही। हाँ, उसको स्ट्रॉन्ग बना के अगर स्टार्टिंग से चल रहे हैं तो हमेशा वही बेस्ट पार्ट प्ले करता है आपके मेंस में भी, कि उसी से नंबर स्कोर किया जा सकता है। डन। और आते हैं मैथ्स वाले पे। मैथ्स के बारे में क्या? मैथ्स तो सर हम लोग, अगर आज शुभम सर का ये सपोर्ट नहीं होता मैथ्स में, क्योंकि हमारा दोनों लोग का मैथ्स बहुत वीक था, बट हाँ शुभम सर का था कि नहीं, स्टार्टिंग से उन्होंने इतना ध्यान दिया हमारे ऊपर, क्योंकि उनको पता था कि वी आर वीक इन मैथ्स।
तो उन्होंने स्टार्टिंग से ही हम लोग पे बहुत फ़ोकस दिया और उनसे कोई भी डाउट पूछने जाओ तो कभी उन्होंने ये मना नहीं किया कि आज नहीं कल पूछना, डाउट हमेशा क्लियर किया। तो और सबसे बड़ी बात मैथ्स में जिस दिन जो डाउट हो, उस दिन ही अगर क्लियर कर लो, तो वो डाउट आगे नहीं बढ़ता। तो इसलिए मैथ्स के डाउट तो सेम डे क्लियर करना ज़रूरी राइट, राइट, राइट। हाँ, सेम डे ही मैथ्स का जब एनालिसिस कर रहे हो, अगर उस टाइम नहीं आ रहा है तो उसी दिन स्क्रीनशॉट लेना है और उसी दिन सर से पूछना है क्योंकि सेम डे क्लियर होता है तो वो फिर आगे डाउट नहीं बढ़ेगा। और सर भी ऐसा नहीं है कि बताते नहीं है, सेम डे वो बताएँगे अगर आप उनके पास जा रहे हैं पूछने। तो मैथ्स में तो बस सर को फ़ॉलो करो और जिस तरह से सर जो ट्रिक बता रहे हैं, उस ट्रिक को नोट डाउन करना है तो उससे स्पीड काफ़ी मेंटेन होती है। प्रिया तुम क्या बताओगी? सर सेम चीज़ है, सब तो बोल दिया। सब बोल दिया। अच्छा जैसे अर्पिता ने बोला कि सेम डे सर के पास जाओ क्वेश्चन करो, लेकिन सर काफ़ी व्यस्त रहते हैं, क्वेश्चंस नहीं हो पाते या मान लो क्वेरी नहीं सॉर्ट आउट हो पाए, तो उस कंडीशन में क्या करें? सर 1-2 दिन बाद तो सर मिल ही जाते हैं, ऐसा नहीं होता मिल है कि जाते बहुत हैं। हाँ। यही बात मैं प्यारे बच्चों बताऊंगा, अगर आप किसी भी फैकल्टी के पास आते हैं, अगर कोई टीचर खाली नहीं है उस समय, तो आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि सर ने आपको नहीं बताया। शायद आपके लिए वो 2 मिनट था कि उस समय सर के पास समय नहीं था, लेकिन चौबीसों घंटा सर का एक ही काम होता है, तो हो सकता है उस समय वो व्यस्त रहे होंगे, नहीं बता पाएंगे, लेकिन अगले दिन जैसे मैं जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट को देखा हूँ, वो उनके पास जो भी डाउट्स रहे किसी भी सब्जेक्ट्स को लेके, वो सुबह नहीं पूछ पा रहे तो शाम को स्पेशली वक्त निकाल के आते हैं। हाँ, एक आध दो दिन शायद आपको आप इग्नोर्ड हो जाए, आपने किया नहीं ऐसा फील हो जाए आपको, लेकिन मेरे ख्याल से वो बताएंगे। तो प्री और मेंस में, तो प्री प्री और मेंस में क्या अंतर है मैथ्स में? सर प्री में तो स्पीड ही चाहिए और मेंस में सर लेकिन कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए। कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए। शुभम सर जो भी चीज़ें बताएँ जैसे कि आरआरबी में तो बहुत हेल्पफुल थी सर। तो मतलब IBPS PO का भी तुमने इंटरव्यू दिया है, तो कितना नंबर लाया जा सकता है मेंस में? लास्ट में मतलब एवरेज एवरेज स्कोर, एक एक एवरेज बच्चा जिसको बहुत अच्छी मैथ्स नहीं हो, वो कितना स्कोर कर सकता है लगभग? 12 to 15 तो 15 मतलब एवरेज स्कोर 15 तो लाना ही लाना मैंडेटरी है ना, ठीक है। और 15 सफिशिएंट फॉर गेटिंग सिलेक्शन, डन ना? सर आरआरबी में बट थोड़ा ज़्यादा चाहिए। RRB में थोड़ा ज़्यादा चाहिए, ठीक ठीक। कितना था स्कोर RRB में? सर 21 वेरी तो 21 क्वेश्चंस किए थे। डन। अच्छा उसमें कितना था IBPS में? सर आईबीपीएस में आई थिंक सर 13 क्वेश्चंस। अच्छा ठीक है, मतलब वही 15 जितना सर बोलते। सर उसमें कुछ 2 मार्क्स के थे, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। उसमें मे बी सर 10 2 मार्क्स के क्वेश्चंस थे और 3 अच्छा मेंस में क्या क्या, जैसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा, मैं रीजनिंग लेता हूँ और मैं लेता हूँ मैथ्स, ठीक है ना? तो मेंस में क्या एडवाइस करोगे बच्चों को कि ये टॉपिक को एकदम करना ही करना है और ये टॉपिक को स्किप करना है, या फिर कौन सा टॉपिक तुम लोग लेकर चले थे और कौन सा टॉपिक पहले से डिसाइडेड था कि स्किप करना है? सर जैसे पजल्स की बहुत ज़्यादा हाँ। प्रैक्टिस करना चाहिए रीजनिंग में। पजल्स बहुत अच्छे से होना चाहिए सर। सिलॉग्स भी पता होना चाहिए क्योंकि सर जो मिसलेनियस होते हैं सिलॉग से दे देते हैं 1-1 2-2 नंबर के। ऐसी चीज़ें और सर जैसे कि लॉजिकल क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है सर। ये सब चीज़ें हैं सर रीजनिंग के लिए। क्या और सीखना है? सर जैसे कि जब बहुत बड़े कुछ क्वेश्चन जैसे 2-3 चीज़ों को मिला के जब क्वेश्चंस हो जब पढ़ते टाइम जैसे सर समझ में आ जाता है कि बहुत टाइम टेकिंग है। तो वो चीज़ तुरंत स्किप कर देनी भले ही वो आपका फेवरेट टॉपिक क्यों ना हो। और वो चीज़ तुरंत स्किप कर दो क्योंकि टाइम सेव करना सर सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है उस टाइम पे। और मैथ्स में क्या पकड़ना है क्या छोड़ना है? मैथ्स में तो सर डीआई सर कहते हैं डीआई कैसलेट स्किप करो क्योंकि वो बहुत टाइम टेकिंग होती है मेंस में। डीआई कैसलेट बहुत टाइम ले लेता है लेकिन लोगों को लगता है अपनी स्ट्रेटजी बताओ क्या किया तुमने? मैंने भी सर डीआई और कैसलेट स्किप किया आरआरबी में भी और इवन आईबीपीएस कहाँ कहाँ से नंबर ज़्यादा निकाले जा सकते हैं मेंस में, में मैथ्स सेक्टर? मेंस में भी मतलब सबसे पहले जो मिसलेनियस है सारे वो वाले क्वेश्चंस करने होते हैं फिर उसके बाद अगर टाइम बच रहा है फिर डीआई करना होता है कि डीआई पहले कर ले क्योंकि मोस्टली लोगों का अर्थमेटिक स्ट्रांग नहीं होता अर्थमेटिक में जैसे कुछ लोग का टाइम इन वर्क अगर अच्छा है तो टाइम इन वर्क के क्वेश्चन पिक कर लो मतलब उससे ये होता है कि आप अपना स्ट्रैटेजी लेकर चली होती है अपने आप को ये इतना एनालिसिस करके आना होता है घर से कि हमारा कौन सा चैप्टर स्ट्रांग है और कौन सा वीक जो वीक है उसको देखते ही स्किप कर देना होता है क्योंकि मेंस में एक एक क्वेश्चन सर जैसे क्या ज़्यादा वैल्यू रोड एंड स्ट्रीम वाला क्वेश्चन बहुत स्ट्रांग रहता था मैं छोड़ देती थी और ये उठाती थी तुरंत अच्छा बोर्ड एंड स्ट्रीम हाँ तो वही होता है ना अपना पहले से ही आपको डिसाइड करके जाना है कि कौन से क्वेश्चन हम पिक कर सकते हैं कौन से क्वेश्चन हम तुरंत कर सकते हैं जिसमें हमारा कॉन्फिडेंस है तो उसी को पिक करना होता है मेंस में क्योंकि मेंस में तो मतलब क्वेश्चन की वैल्यू कुल मिला के पहले से जज करके जाना है क्या पकड़ना है क्या छोड़ना है, वहां पे नहीं डिसाइड करना। हाँ क्योंकि मेंस में अर्थमेटिक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है
और अर्थमेटिक में ही आपको अपना एक कोई सब्जेक्ट अपना मतलब चैप्टर स्ट्रॉन्ग करके चलना। तीसरे सब्जेक्ट पे आते हैं जीए। जी। जीए प्री और मेंस। प्री में जीए होता नहीं, मेंस के बारे में बात करते हैं। ये तो सर बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाला सब्जेक्ट है। उसमें जितना पढ़ो इतना वास्ट है, वो इतना वास्ट है कि जितना पढ़ो कुछ ना कुछ छूट ही जाना है। हम लोगों ने तो ख़ैर बहुत ज़्यादा सही पूरा-पूरा दिन ही पढ़ते-पढ़ते निकल जाता है, जैसे बोलते-बोलते थक जाते थे। तब हम लोग आप लोग के बारे में सोचते थे कि सर लोग कैसे करते हैं। पूरे-पूरे दिन सर जैसे मेंस आने वाले रहते थे तो 1 डेढ़ महीना पहले से बहुत ही ज़्यादा पढ़ते थे। कितना सोच के चले कि जीए में नंबर निकालना है? जी, मैं ऑलमोस्ट सर मुझे लगता है कि 18 मतलब मेरा इस बार जितने नंबर आए हैं ऐसे ही 17-18 सब में रहे हैं। इवन मेरा आईबीपीएस में तो 22 था इस बार मेंस में, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा जीए पे फ़ोकस किया था इस बार। मुझे ये था कि बस जीए नहीं पीछे होना चाहिए, क्योंकि जीए में स्कोर किया जा सकता है। अगर जिसको लगता है कि उसकी लर्निंग पावर अच्छी है, वो स्कोर कर सकता है तो अपना जीए स्ट्रॉन्ग करके चले। क्योंकि काफ़ी बार लोगों का तो जीए सेक्शनल रह जाता है। क्योंकि जीए में कब कहाँ से दे देंगे। एवरेज स्कोर जीए में कितना होना? सर 15 मुझे लगता है 10 टू 15। 10 टू 15, ठीक है ना? ये जीए के पार्ट में इतना होना चाहिए, ठीक है? अच्छा, ठीक है। फिर लास्ट पार्ट बचा इंग्लिश, प्री और मेंस। सर आप जो कहते हैं ना इंग्लिश करते जाओ, इतना सफिशिएंट है, उससे ज़्यादा कुछ किया इवन घर पे भी मुझे लगता है हम लोग ने इंग्लिश में कभी ज़्यादा नहीं किया। इंग्लिश में तो कभी सर मतलब ऐसा माइंड में थॉट ही नहीं आया कि कहीं और भी देखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी बुक भी है। जो नहीं कुछ अगर छूट गया है, क्लास छूट गई है, तो बुक से भी क्लियर किया जा सकता है। उसमें चैप्टर वाइज सब कुछ दिया हुआ है, प्लस प्रैक्टिस करने के लिए भी। प्री और मेंस इंग्लिश में कितना अंतर है? सर बहुत ज़्यादा नहीं लगता सर मुझे। मतलब जो मैथ्स और रीजनिंग में अंतर है उतना इंग्लिश में है सर, आर्ट्स का डिफरेंस। थोड़ी सी टफ है, लेकिन 12-15 आरसी निकाल दिए मैंने, तो बाकी 25 क्वेश्चन। बाकी बात होते हैं वही सब होते हैं, बिल्कुल क्वेश्चन है। क्लास के साथ साथ दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है इंग्लिश के लिए? जो क्लास में हुआ उसके बाद ऐसा कौन सा सेशन होता है जो सबसे इम्पोर्टेंट हो सकता है? सर आपकी प्रैक्टिस क्लासेस करना तो ज़रूरी था। प्रैक्टिस। हाँ, और आपने बुक सॉल्व करने को बोला था जो आपकी बुक थी। हाँ, क्योंकि प्रैक्टिस क्लास में क्या होता है ना कि आप हमें क्वेश्चन करने का तरीका बता देते हैं कैसा यूज़ करते हैं। क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम लोग किसी क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं क्योंकि हमें करेक्ट स्ट्रैटेजी नहीं पता होती कि उस क्वेश्चन को पिक कैसे करना है। बट आप जब करते हैं तो पता चलता है कि अच्छा अगर हम लोग ऐसे करते तो हमारा टाइम बच जाता। क्योंकि अब तो मुझे लगता है इंग्लिश लेंदी आने लगा है, काफ़ी सारे पेपर्स में देखा गया इंग्लिश लेंदी आता है, तो उसमें एक करेक्ट स्ट्रैटेजी पता होना ज़रूरी है कि उस क्वेश्चन को कैसे पिक करें, कहाँ से सॉल्व करना शुरू करें कि थोड़ा जल्दी हो जाए। अच्छा, मेंस में एलिमिनेशन का कितना रोल होता है? पर बहुत बड़ा रोल है सर एलिमिनेशन का। वहाँ पे एलिमिनेट अगर नहीं कर पाए तो फिर सर मतलब कर पाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि अगर आरसी पे आए तो आरसी इतनी कंफ्यूजिंग दे देते हैं कि आरसी को छोड़ के हाँ, 25 क्वेश्चन में एलिमिनेशन से लगभग 15 निकाले जा सकते हैं। में पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एलिमिनेशन आना चाहिए। अच्छा, एक सीट है वोकैबुलरी की सीट, पूरी याद है? सर पूरी तो नहीं, बट जितना टेस्ट हुआ है ऑलमोस्ट हम लोग ने हमेशा उतना तो याद ही होगा। हाँ सर। उससे वोकैबुलरी कितनी आती है? सर बहुत से क्वेश्चन सर मतलब आरसी के टाइम भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है सर आपके वोकैब्स। हाँ, फिलर्स में भी इवन मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। एलिमिनेट करते टाइम भी सर बहुत हेल्प करता है। कि काफ़ी सारी ऐसी जो वर्ड्स हम लोग कॉमन नहीं जानते हैं, बट हाँ वोकैबुलरी शीट पढ़ी हुई है तो पता है कि उसका क्या मीनिंग निकलेगा। इवन सेंस तो याद आ ही जाता है, अगर आपको पूरी शीट नहीं याद है, अगर आपने एक बार भी पढ़ी है तो सेंस तो याद आ ही जाएगा कि पॉजिटिव सेंस है कि नेगेटिव सेंस है, उसको एलिमिनेट किया जा सकता है। मतलब बिना एलिमिनेशन के मेंस का पेपर निकालना मुश्किल। मुझे ना उसका की को चलो, ये 4 पार्ट हो गए, बाकी बहुत सारी स्ट्रेटजी है, सारे लोग अलग अलग तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं। और अब थोड़ा सा इसको छोड़ के आते हैं रिया और अर्पिता के पास। लाइफ में तुम्हारा सबसे ग्रेटेस्ट सपोर्टर कौन रहा? तो मेरी फैमिली ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। मेरे पापा हमेशा वो जिससे भी मिलते थे, उनका एक ही डायलॉग रहता था, "अरे! मेरी बेटी अभी बस अभी कुछ महीने हुए हैं और ज़रूर इसका हो जाएगा, इस साल तो इसका सिलेक्शन हो जाएगा।" इवन वो जाते भी थे सेंटर पे बाहर बैठते थे, तो भी उनका सबसे रहता था, "अरे! इस बार मेंस दिया है, बेटी ने इंटरव्यू दिया है, अरे! इसका हो जाएगा।" तो उनका जो ये हमेशा जेस्चर रहा है ना कि इसका हो जाएगा, तो एक अपने अंदर भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता था कि हाँ, पापा का इतना ज़्यादा बिलीव है कि उसमें ही लगता था कि हो जाएगा। रिया, तुम्हारी लाइफ में ग्रेटेस्ट सपोर्टर कौन रहा? सर मम्मी-पापा हैं और आप लोग हैं सर। आप लोग के बिना तो वैसे भी नहीं पॉसिबल था। अच्छा, अगर मैं ग्रेटेस्ट सपोर्टर की जगह दूसरा मैं क्वेश्चन पूछूं कि ऐसा कौन सा इंसान है जिसको देख के बहुत नेगेटिव वाइब्स आती थी,
कि वो हमेशा जब बोलता था मुँह से गोबर ही निकलता था, ऐसा है? सर ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनको लगता है बस पेपर ही देना है कि निकलेगा भी। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने काफ़ी बार ऐसे कमेंट भी किया कि अरे अभी तक पेपर ही दे रही हो, अभी तो परसों पेपर था, अब फिर पेपर है। हाँ कि सर, ये एक साथ इतने पेपर हो प्री देना, मेंस देना, सब देना ऐसा इतने पेपर हो जाते थे कि उनका ये रहता था अरे अभी कल तो तुम्हारा पेपर था, फिर पेपर है। तो लगता था कि कमेंट लगती थी वो चीज़ें कि अरे हम कर रहे हैं भाई, ये हमारी जो भी है हम पेपर दे तो रहे हैं ना एक टाइम पे। आप उन लोगों का क्या कहना है? अब उनको ये लगता है हाँ मुझे तो पता था कि हो ही जाना है तुम्हारा। अच्छा रिया बीच में तुमने एक कहानी बताई थी मुझे, मुझे याद आ रहा है कि अ, कोई तो था तुम्हारे जानने में और वो बहुत ज़्यादा डिप्रिकेट कर रहा था, स्केल 2 है, स्केल 2 है, स्केल मतलब कि नहीं निकाल पाई, इस तरीके की कुछ बातें। तो वो लोग घर पे आए कि नहीं आए? बस मैं इतना पूछूँगा। वो तुमसे पूछे कि नहीं पूछे? हाँ, आर दे हैप्पी? हाँ सर हैप्पी हैं। दे आर हैप्पी। अच्छा ठीक है। लाइफ में देखो मैं समझ सकता हूँ ये विकी को जब उन लोगों तक भी जाएगी जो लोग ने बहुत कुछ कहा है, तो इस वजह से नाम तो मैं नहीं बुलवाऊंगा। लेकिन सबके जीवन में ऐसे लोग होते हैं जो अ, इस तरीके के रोल प्ले करते हैं और उनका होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो उनके बिना ये संभव नहीं हो पाता, क्योंकि लाइफ में एक कारण होना चाहिए। ठीक? सर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी आपसे सर। मेरे से क्वेश्चन? अच्छा, मेरे से क्वेश्चन, ठीक है। आप पूछो। सर आपके लिए आपके स्टूडेंट्स क्या सर मैटर करते हैं कितना सर? मेरे लिए मेरे लाइफ में मेरे स्टूडेंट्स क्या है? हाँ सर। अ, बस एक ही शब्द मैं बोलूँगा, मेरा गुरूर, मेरा स्वाभिमान, मेरा अभिमान, मेरे माथे के तिलक। अगर वो नहीं होते तो हम कुछ नहीं होते, हमारा अस्तित्व ही उन्हीं से है। उनके लिए मैं 2 शब्द बोलूँगा और मैं अपने सारे स्टूडेंट्स के लिए बोलूँगा कि मैं शब्द हूँ, तुम अर्थ हो और तुम बिन मैं व्यर्थ हूँ। तो मेरे जीवन की परिभाषा मेरे बच्चों के लिए यही परिभाषित होती है, क्योंकि लाइफ में मुझे अगर जो भी मिला है, प्यार, सम्मान जो भी मिला है मुझे उन्हीं से मिला है। तो मेरे लिए मेरे बच्चे सब कुछ, सब कुछ मतलब सब कुछ। थैंक यू। मेरे सब भाई-बहन हैं और सर आपने हमेशा हम लोग को वैसे ही ट्रीट किया। मेरी इतनी छोटी-छोटी प्यारी बहनें आज जिस जगह पे पहुँच गई हैं, ऐसी ही मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी सारी बहनों, मैं अपने सारे भाइयों को वहाँ तक पहुँचा पाऊँ। जिस उद्देश्य के साथ वो सिलेक्शन अड्डा के साथ जुड़े हुए हैं, और सिलेक्शन अड्डा के सारे भाइयों का ये प्रण है कि वो अपने सारे सिलेक्शन अड्डा के सारे टीचर्स का ये प्रण है कि वो अपने सारे भाइयों और बहनों को उनकी मंजिल तक पहुँचाएँ और ऐसे एक दिन इस एयर पे आके उनकी स्टोरी ज़रूर जानें। बहुत ढेर सारी शुभकामनाएँ प्यारे बच्चों। ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, माँ-बाप का नाम रोशन करते रहो और जीवन में खूब आगे बढ़ो। ठीक है? थैंक यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।